जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं एडिटोरिया बिहार तत्व संग्रह से जो है यह मध्यकालीन बिहार का इतिहास देखेंगे। तो क्या देखेंगे आज? मध्यकालीन बिहार का इतिहास देखेंगे। इससे पहले हम बिहार का प्राचीन जो है इतिहास देख चुके हैं। आइए चलते हैं। इसमें जो है सबसे पहले मध्यकालीन जो है बिहार के अंतर्गत देखेंगे तुर्क शासन काल में बिहार की स्थिति, स्थानीय वंश जो है जैसे कि कर्नाट वंश, उसके बाद सल्तनत काल में बिहार और मुगल काल में बिहार की क्या स्थिति थी, फिर अफगान जो है शासन जैसे शेरशाह सूरी के संबंध में जानेंगे और सिख धर्म के बारे में जानेंगे। सिख धर्म से रिलेटेड बिहार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो पहला है दोस्तों तुर्क शासन में बिहार। तो तुर्क शासक जैसे कि बख्तियार खिलजी, बिहार में तुर्क सत्ता की जो है स्थापना का वास्तविक श्रेय की अगर हम बात करें तो बख्तियार खिलजी को जाता है। तो बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक जो है स्थापना का श्रेय किसे जाता है दोस्तों? यह बख्तियार खिलजी को जाता है। बख्तियार खिलजी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बिहार में छोटे छोटे शासकों का शासन था, जैसे उत्तर बिहार में कर्नाट वंश का शासन था। बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता औदंतपुरी बिहार यानी कि बिहार शरीफ पर विजय थी, जो 1198 ईस्वी में इन्होंने विजय प्राप्त किया था। बख्तियार खिलजी ने औदंतपुरी के साथ नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया। इन विश्वविद्यालयों में उसने आग लगवा दिया था। उसने 1203 से 4 ईस्वी में नदिया यानी बंगाल पर चढ़ाई की, जो सेन वंश की राजधानी हुआ करती थी। उस समय सेन वंश का जो शासक था लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन बिना लड़े ही डर से भाग गया और बख्तियार खिलजी की अगर हम बात करें, बख्तियार खिलजी ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और लखनौती को अपना राजधानी बनाया। बख्तियार की हत्या उसके एक अधिकारी जो है अली मर्दान ने कर दिया था। बख्तियार खिलजी की हत्या उसके एक अधिकारी अली मर्दान ने कर दिया था और उसके शव को बिहार शरीफ के इमादपुर में दफनाया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है स्थानीय वंश। इसमें आता है कर्नाट वंश। तो मिथिला के जो कर्नाट वंश के बारे में जानते हैं। पाल वंश के पतन के दौरान तिरहुत मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश का उदय हुआ। तो तिरहुत जो है कर्नाट क्षेत्र का उदय हुआ। कर्नाट वंश की अगर हम बात करें, कर्नाट वंश इसके संस्थापक जो है नान्या देव थे। तो कर्नाट वंश के संस्थापक नान्या देव। कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ था। सिमरावगढ़ थी कर्नाट वंश की राजधानी, जो वर्तमान में कहाँ थी? यह नेपाल में स्थित है। बख्तियार खिलजी के बिहार अभियान के समय कर्नाट शासक नरसिंह देव ने उसे नजराना यानी भेंट देकर सहयोग किया था, क्योंकि कर्नाट वंश का सैन्य वंश से संघर्ष चलता रहता था। कर्नाट वंश पर तुर्क सेनापति यानी कि तुगलन ने अभियान की चर्चा तिब्बती धर्मास्वामिनी ने की है। सामान्यतः दिल्ली के सुल्तान के साथ कर्नाट वंश का संबंध नजराना एवं भेंट का था, परंतु गयासुद्दीन तुगलक ने उसे अपने बंगाल अभियान जो कि 1324 से 25 ईस्वी के मध्य हुआ था, इस क्रम में कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिया था। गयासुद्दीन तुगलक की अगर हम बात करें दोस्तों, गयासुद्दीन ने अभियान के समय कर्नाट वंश का शासक हरि सिंह देव था। तो गयासुद्दीन के अभियान के टाइम में जो है कर्नाट वंश का शासक कौन था? हरि सिंह देव था। हरि सिंह देव समाज सुधारक भी थे और 1287 से 1335 तक इनका जो कार्यकाल था। हरि सिंह इस वंश का अंतिम शासक था। तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा दोस्तों? हरि सिंह। उसके समय पंजी संबंधी का विकास हुआ था। तो हरि सिंह के समय में पंजी संबंधी का विकास हुआ था। हरि सिंह की अगर हम बात करें तो यह जो है कर्नाट वंश का अंतिम शासक हो जाएगा। अब है दोस्तों सल्तनत काल में बिहार। सल्तनत काल में बिहार दिल्ली के सुल्तान एवं बंगाल के शासकों के बीच निरंतर होने वाले संघर्ष में बिहार लंबे समय तक जो है युद्ध का अखाड़ा बना रहा। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने बिहार पर अभियान किया। तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिन्होंने बिहार पर अभियान किया वह इल्तुतमिश हो जाएगा। उसने 1225 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार अधिकार किया।
बिहार पर जो अधिकार किया, परंतु यह अधिकार उसके उत्तराधिकारियों के समय खत्म हो गया था। तुगलक काल में बिहार पर सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण था। तुगलक काल में 1324-25 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी दोस्तों। फिरोज शाह तुगलक ने भी अपने बंगाल अभियान जो कि 1359 ईस्वी में हुआ था उसमें बिहार आया था। पटना और गया से उसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं। राजगीर के जैन मंदिर के अभिलेख में उसके द्वारा अनुदान देने का भी प्रमाण मिलता है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ हो जाएगा? बिहार शरीफ। उस काल में बिहार शरीफ का नगर बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र भी था दोस्तों। तुगलक काल में बिहार के प्रशासकों में सबसे महत्वपूर्ण नाम मलिक इब्राहिम का है, जो मलिक बया कहलाते थे। जो मलिक जो है बया कहलाते थे। इसका मतलब मकबरा बिहार शरीफ में पहाड़ी पर स्थित। 13वीं शताब्दी के मध्य में मिनहाज की रचना तबकाते नासिरी ने बिहार नाम से किया था। तो तबकाते नासिरी पुस्तक की रचना जो है बिहार के नाम से किया था कौन? मिनहाज ने। अब है अफगान शासक में बिहार। अफगान शासक के संबंध में जैसे सिकंदर लोधी ने 1495-96 ईस्वी में दरिया खां नुहानी को बिहार का प्रशासक यानी कि राज्यपाल जो है नियुक्त किया था। तो सिकंदर लोधी के समय बिहार का राज्यपाल कौन था? दरिया खां नुहानी। इब्राहिम लोधी की मृत्यु के बाद दरिया खां नुहानी का पुत्र जो है बहार खां नुहानी ने स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी। दूसरी ओर अफगान शासक महमूद लोधी बाबर से बचने के लिए बिहार आ गया था। बाबर ने 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध में बिहार के इन अफगानों को भी पराजित किया था। और घाघरा युद्ध के बाद बिहार में शेरशाह के नेतृत्व में पुनः अफगानों का उदय हुआ। शेरशाह सूरी का हम बात करें, शेरशाह सूरी तो जन्म 1486 ईस्वी में हुआ था। पिता का नाम हसन खां हो जाएगा, जो सासाराम के जागीरदार थे। तो शेरशाह सूरी सासाराम के जागीरदार थे। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। बहार खां नुहानी ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दिया था। तो शेर खां की उपाधि शेरशाह सूरी को बहार खां नुहानी ने दिया था। शेर खां ने नुहानियों के पतन के बाद बहार खां की विधवा दूदू बेगम से विवाह कर बिहार क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। शेर खां ने 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई में, तो सूरजगढ़ की लड़ाई कब? 1534 ईस्वी में हुआ था। इसमें बंगाल को पराजित कर उस पर अधिकार कर लिया। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर उसने शेरशाह की उपाधि धारण की। तो शेरशाह सूरी की अगर हम बात करें, चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था 1539 ईस्वी। 1540 ईस्वी में कन्नौज, जिसे बिलग्राम के युद्ध भी कहा जाता है, उसमें हुमायूं को पराजित कर उसने दिल्ली में सूर वंश की स्थापना किया था। कौन? शेरशाह सूरी। तो दिल्ली में सूर वंश की स्थापना शेरशाह सूरी हो जाएगा साथी। 1541 ईस्वी में शेरशाह ने पटना का दुर्ग बनवाया। तो पटना का दुर्ग कब बनाया गया था? 1541 ईस्वी में। किसने? तो यह शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। इस नगर को बिहार की राजधानी बनाया। और इसका वर्णन की अगर हम बात करें तो अब्दुल्ला के तारीख दाऊदी में भी किया गया। शेरशाह ने 1543 ईस्वी में रायसीन, 1544 ईस्वी में मारवाड़ विजय किया। 1545 ईस्वी में कालिंजर अभियान में गोला फटने से वह घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। शेरशाह ने अपने जीवन काल में ही सासाराम में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर आधारित मकबरा का निर्माण प्रारंभ करवाया था। तो शेरशाह जो अपना मकबरा खुद जो प्रारंभ किया था इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला में। कहाँ पर? तो यह सासाराम बिहार में। शेरशाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र इस्लाम शाह ने इसे जो है बनवाया। कृत्रिम झील के मध्य स्थित यह इस्लाम के आकार का है, जो अष्टकोणीय आकार का है और बलुआ पत्थर से यह निर्मित है, लाल बलुआ पत्थर से। शेरशाह ने बिहार में रोहतास का किला भी बनवाया था। तो रोहतास का किला शेरशाह ने ही बनवाया था बिहार में। शेरशाह ने जब्ती प्रणाली चलाई, जिसमें भूमि की माप के आधार पर लगान निर्धारण किया, जो बाद में इसे अकबर ने भी अपनाया था। शेरशाह के शासन की सुव्यवस्थित शासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। उसने संचार व्यवस्था, डाक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था में व्यापक सुधार भी किए थे। शेरशाह के पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह की उपाधि के साथ ही गद्दी पर बैठा। बाद में सुंग वंश 3 भागों में बट गया था दोस्तों। 1555 ईस्वी में मछुआर या सरहिंद
के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित कर सूर वंश का अंत कर दिया और फिर बाद में मुगल वंश चलता रहा। अब है मुगल काल में बिहार। तो शेरशाह की मृत्यु के बाद कुछ वर्ष तक सूर्यवंश की सत्ता बनी रही, लेकिन 1555-56 ईस्वी में मुगल राज की पुनः स्थापना हो गया। दिल्ली में मुगल राज की पुनः स्थापना के समय बिहार में ताज खां करारानी के नेतृत्व में एक अफगान राज्य का गठन हुआ था। ताज खां करारानी ने अकबर के प्रति सम्मान की नीति अपनाई, लेकिन उसके पुत्र दाऊद खां करारानी ने इसका विरोध किया। अकबर ने उसे दंडित करने के लिए स्विंग आक्रमण किया। 1576 ईस्वी में पटना को जीत लिया। तो अकबर जो है 1576 ईस्वी में पटना को जीत लिया और दाऊद खां को पटना छोड़कर भागना पड़ा। दाऊद खां बिहार के अंतिम अफगान शासक सिद्ध हुए। तो दोस्तों बिहार के जो अंतिम अफगान शासक सिद्ध हुए कौन? दाऊद खां। 1580 ईस्वी में बिहार को मुगलों द्वारा एक सूबा प्रांत जो है का दर्जा दिया गया। अकबर द्वारा मुनीम खां को बिहार का गवर्नर बनाया गया। तो मुनीम खां को बिहार का जो है गवर्नर बनाया गया था। अकबर के समय राजा मानसिंह को बिहार का प्रांतपति जो कि 1587 ईस्वी में से 1594 ईस्वी तक था बनाया गया। मानसिंह के समय मुगल साम्राज्य बिहार में काफ़ी मजबूत हो गया था। मानसिंह के समय रोहतासगढ़ को बिहार का राजधानी बनाया गया था। मानसिंह के समय बिहार का राजधानी रोहतास था। जहांगीर के समय छोटा नागपुर के क्षेत्र में मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ। तो छोटा नागपुर के क्षेत्र में जो मुगलों का जो है अधिकार जो स्थापित हुआ, यह छोटा नागपुर के क्षेत्र में जहांगीर के समय में। इस क्षेत्र से मुगलों को हीरा और सोना भी प्राप्त हुआ था। जहांगीर ने 1621 ईस्वी में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति बनाया था। इसके बाद वह पद केवल राजकुमारों को ही दिया जाने लगा। औरंगजेब ने अपने प्रिय पौत्र राजकुमार अजीम को 1702 ईस्वी में बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था, जिसको प्रांतपति भी कहा जाता। अजीम ने पटना का नाम अजीमाबाद कर दिया और उसका सौंदर्यीकरण भी करवाया था। उत्तर मुगल काल के शासक फर्रुखार सियर ने 1713 ईस्वी में पटना में अपना औपचारिक राज्याभिषेक करवाया था। तो पटना में पूछा जा सकता है कि उत्तर मुगल काल के कौन से बादशाह था जो कि पटना में अपना औपचारिक राज्याभिषेक करवाया था? यह हो जाएगा फर्रुखार सियर। वह पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। शाह आलम द्वितीय का भी विधिवत राज्याभिषेक 1761 ईस्वी में पटना में हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु जो कि 1707 ईस्वी में हो गया था, औरंगजेब की मृत्यु, उसके बाद कमजोर होती सत्ता में बिहार जो है बंगाल का भाग बन गया। मुर्शिद कुली खां 1727 ईस्वी तक बिहार, बंगाल, उड़ीसा का सूबेदार रहा। तो मुर्शिद कुली खां 1727 ईस्वी तक बिहार, बंगाल और उड़ीसा का सूबेदार रहा। उसके बाद सरफराज खान नवाब बना। अलीवर्दी खां ने गिरिया की युद्ध जो 1740 ईस्वी में हुआ था, सरफराज खां को पराजित किया। बंगाल का नवाब बना। उसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपया देकर अपने पद को अस्थायी बना लिया। 1556 ईस्वी में अलवर्दी खां की मृत्यु तक बिहार, बंगाल, उड़ीसा का क्षेत्र जो है उसका प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहा। अब है दोस्तों सिख धर्म और बिहार। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे, जिन्होंने बिहार में गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर आदि की यात्रा की थी। तो सिख धर्म के जो संस्थापक थे गुरु नानक, इन्होंने बिहार के गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर आदि की यात्रा भी की थी। सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर भी सासाराम और गया होते हुए पटना आए थे। यहाँ वे अपनी पत्नी गुजरी देवी को छोड़ गए थे, जो माँ बनने वाली थी। यही पटना में गुरु गोविंद सिंह का भी जन्म हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। सिख के 10वें व अंतिम गुरु गोविंद सिंह, जिसका जन्म पटना में 26 दिसंबर 1666 ईस्वी में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह 1676 ईस्वी में 10वें गुरु बने और 1669 ईस्वी में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में किया गया था। हालांकि गुरु जो बने गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वें गुरु या 1676 ईस्वी में। तख्त श्री हरमंदिर पटना साहिब सिख धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसका निर्माण महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था। तो यहाँ तक दोस्तों मध्यकालीन बिहार जो है समाप्त होता है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे
आधुनिक बिहार। थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद है कृपया से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।